प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की ऑनलाइन वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने जो समास प्रकरण है उसको पूरा कर लिया था। अब इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं वाक्य प्रकरण के बारे में। तो वाक्य प्रकरण के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाक्य क्या होता है, वाक्य की परिभाषा क्या होती है। और वाक्य के बारे में जानने से पहले वाक्य के जो और छोटे छोटे अंग है जहाँ से वाक्य बनता है उसके बारे में भी हमें पढ़ लेना चाहिए। तो सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, क, च, ट, त, प। ये सारे के सारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है। और इन वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्णों के सार्थक समूह से बनता है शब्द। और इन शब्दों को जब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? पद कहा जाएगा। आगे बात समझ में? तो देखो सीढ़ी वाइज सीढ़ी, जिस प्रकार से एक सीढ़ी छोड़ के हम दूसरी सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकते, हमें लगातार चलता रहना पड़ेगा। उसी प्रकार हमें भी क्या करना पड़ेगा? बीच में छोड़ना कुछ भी नहीं है। लगातार जो भी छोटी मोटी चीजें आती जाए हमें उन सभी को पार करना है, उन सभी चीजों को साथ के साथ सीखते जाना है। तो सबसे पहले हमने सीखा वर्ण के बारे में। वर्ण के बाद हमने सीखा शब्द के बारे में। शब्दों को मिलाने से या शब्दों को व्याकरण के नियमानुसार जब हम प्रयोग करेंगे तो उसको वाक्य पद कहेंगे। और उन पदों को, पदों के जो समूह है या शब्दों का जो समूह है उस समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। ठीक है। वाक्य की परिभाषा क्या आएगी? वाक्य शब्दों को एक समूह के रूप में जब इकट्ठा किया जाए, ठीक है, या सार्थक समूह के रूप में जब इकट्ठा किया जाएगा तो उसको वाक्य कहेंगे। तो इस प्रकार से वाक्य की परिभाषा बन जाएगी, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर सब इसका शब्दों का समूह है और इन शब्दों के समूह को वाक्य के व्याकरण के नियमानुसार प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक वाक्य बन जाएगा। अब यहाँ पर भी हो सकता है कुछ ना कुछ कमी रह जाए। वाक्य के अंदर कुछ 6 अंग होते हैं, उन 6 अंगों का होना भी जरूरी है। अगर इन 6 में से एक भी अंग कम हुआ या इनमें कोई कोई गलती हुई तो वहां पे वाक्य नहीं रहेगा। जैसे उन 6 में से होता है, सबसे पहले आता है योग्यता। योग्यता का मतलब क्या होता है? वाक्य के अंदर वाक्य होने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं, वह आग से खेत सींचता है। खेत सींचता है। अब इसके अंदर अगर हमारी परिभाषा के हिसाब से देखेंगे, परिभाषा क्या करिए? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पे शब्द भी है और शब्दों का समूह सार्थक भी है, लेकिन इसके अंदर क्या है? योग्यता नहीं है। और जब तक योग्यता नहीं होगी तब तक वो वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये 6 अंग होते हैं इन व्याकरण के या वाक्य के जो 6 अंग है, इन 6 अंगों के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले एक बार वाक्य की परिभाषा, वाक्य के जो भेद है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ण हो गया, शब्द हो गए, पद हो गए और वाक्य हो गया। अब वाक्य के कुल 2 अंग होते हैं। हर वाक्य के अंदर ये 2 अंगों का होना जरूरी है। सबसे पहला अंग होता है उद्देश्य। उद्देश्य किसको कहा जाता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ क्या क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। और इस क्रिया को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। कौन कर रहा है? राम। तो यहाँ पर जो भी बात बताई जा रही है राम के बारे में बताई जा रही है। इसलिए राम क्या हो जाएगा? राम यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है। राम उद्देश्य भी है और राम इस क्रिया को करने वाला भी है, राम इस क्रिया को करने वाला कर्ता भी है। इस प्रकार से हम उद्देश्य को क्या कह सकते हैं? कर्ता भी कह सकते हैं। आगे बात समझ में? उद्देश्य और कर्ता दोनों एक ही चीज होती है। इसके बाद में आगे आता है विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए या जो भी हमें जानकारी दी जाती है उस जानकारी को विधेय कहा जाता है। जैसे ऊपर वाला ही उदाहरण दोबारा ले लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ राम के बारे में बताया गया है, लेकिन राम के बारे में क्या बताया गया है? राम के बारे में बताया गया है कि राम पुस्तक पढ़ता है। ये जानकारी दी गई ना कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये जो क्रिया है, जिस चीज के बारे में जानकारी दी गई है उस जानकारी को विधेय कहा जाएगा।
ठीक है। तो भाई जिस प्रकार से हमने उद्देश्य को कर्ता बोला था, उसी प्रकार हम विधेय को क्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार समझने के लिए उद्देश्य को हम कर्ता बोल सकते हैं, ठीक है, और विधेय को हम क्रिया बोल सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है भाई, इसके वाच्य के आधार पर इसके भेद कितने होते हैं, क्रिया के आधार पर। ठीक है, तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला कर्तरीवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरे नंबर पे आता है भाववाच्य। ठीक है, तो कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य बिल्कुल आसान चीज है, इसमें कोई ज्यादा समय लगाने वाली बात नहीं है। तो नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है। कर्तरीवाच्य किसके कहते हैं, जहां पर कर्ता में क्रिया के अनुसार कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, वहां पे होता है कर्तरी वाच्य। कर्मवाच्य क्या होगा, जहां पे कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, वहां पे होगा कर्मवाच्य। और जहां पर भाव के अनुसार वाक्य क्रिया का प्रयोग आएगा, वहां पे आएगा भाववाच्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कर्तरी वाच्य को। जहां वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, उसे कर्तरी वाच्य कहते हैं। जैसे जैसे वह लिख रहा है, वह खेल रहा है, वह हंस रहा है, वह रो रहा है, राम पढ़ रहा है, राम खेल रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो राम है, काम को करने वाला है, करता है, इसको मैं नहीं बदल रहा, मैं केवल क्रिया बदल रहा हूँ। राम पढ़ रहा है, राम खेल रहा है, राम हंस रहा है, राम रो रहा है, लेकिन राम वही है। जब तक हम कर्ता को नहीं बदलेंगे, तब तक क्रिया नहीं बदलेंगे। अब थोड़ा सा चेंज करके मान लो हम राम को बदल देते हैं, कर्ता को बदल देते हैं, राम की जगह कर देते हैं सीता। सीता पढ़ रहा है, अब क्रिया बदल गई। देखो, अगर राम की जगह सीता आ गई तो हमें क्रिया भी बदलनी पड़ेगी। पढ़ रहा है, इसकी जगह हमें करना पड़ेगा पढ़ रही है। सीता पढ़ रही है। बच्चा खेल रहा है, तो इसका बहुवचन बन जाएगा बच्चे खेल रहे हैं। अगर कर्ता बदल गया तो क्रिया भी बदल जाएगी। ठीक है, यह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सभी वाक्यों का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है। यदि हम यहाँ पे कर्ता को बदल देंगे तो क्रिया भी बदल देगी। ठीक है, बदल जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्तरी वाच्य में क्या होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ होगा कर्तरी वाच्य। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे आता है कर्मवाच्य। जब कर वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है तो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। ठीक है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, कर्म स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग आ जाएगी। राम से पाठ पढ़ा जाता है, अब क्या पढ़ा जा रहा है, पाठ पढ़ा जा रहा है, तो ये पाठ पुल्लिंग है। पाठ पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग आएगी। यहाँ पे कर्ता का कोई मतलब नहीं है। कर्ता चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो। ठीक है, यहाँ पर वाक्य या क्रिया कब बदलेगी, जब कर्म बदलेगा। जैसे राम से पाठ पढ़ा जाता है, सीता से पाठ पढ़ा जाता है, लक्ष्मण से पाठ पढ़ा जाता है, बच्चों से पाठ पढ़ा जाता है, मुझ से पाठ पढ़ा जाता है। मैंने यहाँ पे कर्ता सारे बदल बदल के देख लिए, लेकिन क्रिया नहीं बदली। और जब हम यहाँ पे कर्म बदल देंगे तो क्रिया बदल जाएगी। राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, बच्चों से खाना खाया जाता है। इन सभी वाक्यों में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। यदि यहाँ पर हम कर्म बदल देंगे तो क्रिया भी बदल जाएगी, और जब तक कर्म नहीं बदलेगा तब तक क्रिया भी नहीं बदलेगी। इसलिए यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। तीसरे नंबर पे आता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होगा भाई, जहां पर क्रिया भाव के अनुसार लगेगी, वहां होता है भाववाच्य। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखा है, बच्चे से रोया जा रहा है, बच्चे से खाया जा रहा है, बच्चे से सोया जा रहा है। तो ये सारी सारी क्रियाएं क्या हो रही है, भाव के अनुसार हो रही है। सोने का भाव है, रोने का भाव है, हंसने का भाव है, पैदा होने का भाव है, मरने का भाव। इन सभी भावों के अंदर जो क्रिया लगती है, उन क्रियाओं को बोला जाता है भाववाच्य। ठीक है, यदि हम यहाँ पे भाव बदल देंगे तो क्रिया बदल जाएगी। और भाववाच्य की एक विशेषता होती है, यहाँ पर कभी भी कर्म नहीं होएगा। ठीक है, कर्मवाच्य के अंदर क्या हो जाएगा, कर्ता भी हो सकता है और कर्म भी हो सकता है, लेकिन जो भाववाच्य होता है उसमें कर्ता मिलेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का भाव नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे ये जो क्रिया के आधार पर 3 प्रकार थे, इन तीनों प्रकारों को हमने कर लिया है। अब आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कुल 8 प्रकार होता है इसके वाक्य के।
सबसे पहला है विधानवाचक। ये बिल्कुल आसान है, इसके अंदर भी हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। विधानवाचक जहाँ पर किसी काम को करने या होने के ढंग, तरीका या रीति का बोध हो, उसे कहते हैं विधानवाचक। जैसे राम पेन से लिखता है, ठीक है। लिखने की विधि, विधान या तरीका क्या है? पेन से लिखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधान का पता चल रहा है। बच्चे पैदल घर जा रहे हैं, अब घर जाने का तरीका क्या है? पैदल जा रहे हैं। तो जब किसी भी काम को करने या होने की विधि या तरीका बताया जाए, वहां पे होता है विधानवाचक, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है इच्छावाचक। दूसरे नंबर पे कौन सा है? इच्छावाचक नहीं है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे आएगा निषेधवाचक। निषेधवाचक मतलब जहां पर किसी भी क्रिया का होना निषेध किया जाए, मना किया जाए, उसको कहते हैं निषेधवाचक। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, खेलता, खेल रहा, वह नहीं जा रहा, वह नहीं आ रहा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे निषेध हो रहा है, मना किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक हो जाएगा। इच्छावाचक नहीं है, यहाँ पे निषेधवाचक आएगा। आगे है प्रश्नवाचक। जहां पर कोई प्रश्न पूछने का बोध हो, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा माता का नाम, पिता का नाम, जब किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पे होता है प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयादि बोधक कौन सा होता है? जहां पर किसी भी प्रकार की आश्चर्य से युक्त बात की जाए, वहां पे होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। आगे आता है पांचवें नंबर पर आदेशवाचक। जब किसी को कोई आदेश दिया जाता है तो वहां होता है आदेशवाचक। इच्छावाचक, जहां पर किसी भी प्रकार की इच्छा या मन की भावना का, मन की कामना का बोध हो, वहां होता है इच्छावाचक। जैसे काश मैं राजा होता, काश मैं ये होता, वो होता, पक्षी होता। तो जहां पर मन की इच्छा हो, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, तो इस प्रकार की जो वाक्य है जहाँ पे कोई इच्छा प्रकट होती है, वहां होता है इच्छावाचक वाक्य। लास्ट में आता है आठवें नंबर पे संदेहवाचक। संदेहवाचक कौन सा होता है? जहां पर किसी भी चीज के बारे में संदेह प्रकट किया जाए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, शायद वह खेल रहा है, शायद वह पढ़ रहा है, वह आ गया होगा। तो जब आज बारिश हो सकती है, जब इस प्रकार के वाक्य हों जहां पर कोई संदेह हो, वहां पे होता है संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने अर्थ के आधार पर और ये जो वाक्य के भेद हैं ये पूरे कर लिए हैं। इसके बाद में वाक्य के जो अगले भेद हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो का आनंद लें। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी भी चीज़ के बारे में आप दोबारा पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो किस चीज़ के बारे में आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।